नॉर्मल सेल जो होती हैं वो अगर किसी कैंसर कॉजिंग एजेंट के कांटेक्ट में आती है तो वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमने ये चीज़ तो देख लिया, लेकिन जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि स्ट्रक्चर में कैसे चेंजेस आते हैं नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में, तो हम वो यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं कि नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में दिखता कैसे है। तो नॉर्मल सेल का प्रोपोर्शन क्या होता है कि साइटोप्लाज्म जो है वो लार्ज होता है और न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में छोटा साइज का होता है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल सेल है। कौन सा सेल है ये? हमारा नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर है, राइट। लेकिन जब हम कैंसर सेल की बात करते हैं तो सबसे पहले जो इसका शेप है ना वो इरेगुलर शेप होता है। ये यहाँ पे आप देख रहे हो क्लीन शेप दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इसका शेप है ना वो इरेगुलर होता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियस छोटा है, लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियस का साइज है ना वो लार्ज हो जाता है। साइटोप्लाज्म स्मॉल और जो न्यूक्लियस है वो लार्ज साइज का हो जाता है। ये डिफरेंस होता है नॉर्मल और कैंसर सेल में। कैंसर सेल और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नॉर्मल सेल में एक न्यूक्लियोलस होता है, लेकिन जब हम कैंसर सेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीपल न्यूक्लियोलस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो और इनमें ऑर्गेनाइज वे में सेल सिग्नलिंग वगैरह होती हैं। ठीक है, जिसमें गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन वगैरह होता है। सब कुछ ऑर्गेनाइज वे में होता है, जैसे कि चलना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है। लेकिन जब हम कैंसर सेल की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी रूल फॉलो नहीं होता है, बस डिवीजन करने के लिए ये लोग रेडी रहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विद मी नम्रता ऑन मेक इट सिंपल। तो कैंसर बायोलॉजी का ये हमारा सेकेंड वीडियो है। इसके पहले वीडियो में हमने कैंसर सेल का इंट्रोडक्शन देखा था, ओवरव्यू देखा था, कुछ इसके कॉजेज देखे थे और इनके ऑरिजिन कैसे होते हैं, ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर जिन्होंने भी वो वीडियो मिस कर दिया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऊपर आई बटन में या चैनल के जो प्लेलिस्ट है उसमें बहुत ही सिस्टमैटिक वे में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, प्लीज़ एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। कैंसर क्रिटिकल जीन मतलब वो जीन जो कैंसर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जेनेटिक या एपिजेनेटिक चेंजेस जीन में जब हो जाते हैं तो उसे हम कैंसर क्रिटिकल जीन्स कहते हैं। आ रही है बात समझ में? ये एक जीन है, ठीक है, ये एक जीन है और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, कुछ कैंसर कॉजिंग एजेंट के थ्रू इसके जीन में कुछ चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, जिससे इस पोर्शन को हम कैंसर क्रिटिकल जीन्स कहेंगे। ये जो चेंजेस है वो जेनेटिक हो सकती हैं या एपिजेनेटिक हो सकती हैं। क्लियर हो रही है बात? जीन्स में अगर कोई गड़बड़ी हो रही है, चाहे वो जेनेटिक तरीके से हो या एपिजेनेटिक हो, तो उस गड़बड़ी को हम कैंसर क्रिटिकल जीन्स कहते हैं। ये जो जीन्स हैं ये क्या करते हैं? ये जो एपोप्टोसिस है मतलब सेल डेथ को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, और जो डिवीजन है इसको हाई कर देते हैं, है ना। कैंसर सेल का तो यही काम है, जो एपोप्टोसिस की प्रोसेस है जिसे हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहते हैं, उसके रेशियो को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, और जो डिवीजन है उसके रेशियो को हाई कर देता है। सिर्फ डिवीजन हो रहा है तो इसलिए डिवीजन का रेशियो जो है वो प्रोसेस जो है प्रोलिफरेशन जो है वो बहुत स्पीड में, बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। तो ये कैंसर क्रिटिकल जीन्स का काम होता है। अब सेल की जो प्रोसेस है उसमें कुछ कुछ चीज़ें, कुछ स्टेप जो हैं, कुछ प्रोसेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि पहला है सेल साइकिल, दूसरा है डिफरेंशिएशन प्रोसेस, थर्ड है डीएनए रिपेयर एंड फोर्थ है सेल डेथ। ये 4 स्टेप एक सेल के लिए बहुत ज़रूरी है। सेल साइकिल भी उतना इम्पॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन, डीएनए रिपेयर और सेल डेथ। तो इन सारी जो प्रोसेस है इन सब में
कैंसर क्रिटिकल जीन जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है, जिससे इनकी जो आइडियल प्रोसीजर है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से सेल्स में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जीन में चेंजेस हो जाते हैं, जिससे सेल म्यूटेशन कॉज करने लगती है, और म्यूटेशन अकर होने की वजह से सेल जो है वो मैलिग्नेंट सेल या कैंसर सेल कहलाने लगती है। कैंसर होने की संभावना कहाँ से ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग जो कैंसर क्रिटिकल जीन्स है उसको दो क्लास में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। पहला है गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन जीन, ठीक है, और दूसरा है लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन जीन। गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन जीन म्यूटेंट जीन के फंक्शन को गेन कर रही है। आ रही बात समझ में? यहाँ पे जो सेल्स है वो जीन जो है वो चेंज हो चुका है, और जो सेल है डिवाइड करने के लिए ज़्यादा एक्टिव है, ठीक। तो यहाँ पे आएगा इस टाइप के जो जीन्स हैं वो कहलाएंगे प्रोटोऑन्कोजीन्स, प्रोटोऑन्कोजीन्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो म्यूटेशन की प्रोसेस को सप्रेस करना था, जिससे उनकी फंक्शनैलिटी लॉस हो गई है, ठीक है, तो यहाँ पे भी कैंसर कॉज होगा, है ना। और यहाँ के लिए जीन जो है कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा? ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो दोनों में ही एट द एंड क्या होगा? कैंसर तो होगा ही, यहाँ पे भी कैंसर होगा और यहाँ पे भी कैंसर कॉज होगा। आ रही है बात समझ में? ये डिवीजन के लिए होगा रिस्पॉन्सिबल, और ये जो उस ट्यूमर को सप्रेस करना था उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो लॉस हो गई है, तो यहाँ पे आएगा ट्यूमर सप्रेसर जीन। इससे भी कैंसर कॉज होगा और इससे भी कैंसर कॉज होगा। तो हमें अभी जो पढ़ना है वो पढ़ना है प्रोटोऑन्कोजीन। प्रोटोऑन्कोजीन क्या होता है अब हम उसको देखेंगे। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं क्या? प्रोटोऑन्कोजीन्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी हमने ये बताया था कि जो कैंसर सेल्स होती हैं वो कुछ नहीं, हमारी नॉर्मल हेल्दी सेल ही कन्वर्ट होके कैंसर सेल बनाती हैं। बहुत अच्छे से ये चीज़ हमने बताई थी। जिन्होंने भी पिछला वीडियो देखा होगा उनको पता है कि कैंसर सेल्स क्या होते हैं और कैसे बन जाते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है, मैं फिर से बोलूँगी, प्लीज़ जाके वीडियो ज़रूर देखें। बहुत सारी जो सेल की जो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है उसमें प्रोटोऑन्कोजीन पार्टिसिपेट करता है, उसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। तो जब ये अच्छा जीन रहता है तब उसे हम प्रोटोऑन्कोजीन कहते हैं, ठीक है। और जब जैसे ही इनमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इनमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कुछ कैंसर कॉजिंग एजेंट के संपर्क में जब ये जीन्स आते हैं और इनके सीक्वेंस में कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन्कोजीन्स में, ऑन्कोजीन्स में। और यही वो जीन है जो कि हार्मफुल जीन है और ये लीड करता है कैंसर को। आ रही है बात समझ में? प्रोटोऑन्कोजीन जो है सेंसिटिव जीन है। आ रही है बात समझ में? ये बहुत सेंसिटिव जीन है कि किसी के भी बातों में आ जाता है, किसी के भी ब्रेन वॉश अगर कोई कर दे तो तुरंत ये चेंज हो जाता है। वैसे है ये बहुत अच्छा, ठीक है। तो जैसे ही इस जीन के कांटेक्ट में कोई भी कैंसर कॉजिंग एजेंट आता है ये ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है, और ऑन्कोजीन रिस्पॉन्सिबल होता है कैंसर के लिए। आ रही है बात समझ में? जब ये प्रोटोऑन्कोजीन होता है तो किन किन प्रोसेस में ये पार्टिसिपेट करता है? ये सेल सिग्नलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सेल डिवीजन को रेगुलेट करता है, ठीक है। उसके बाद रेगुलेटेड सेल डेथ में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा कुछ ग्रोथ फैक्टर्स हैं जिसमें ये इंक्लूडेड है, कुछ ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर भी हैं, कुछ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर में भी प्रोटोऑन्कोजीन जो है वो इंक्लूडेड रहता है। उसके भी यूजेस है वहाँ पे, उसकी इम्पोर्टेंस है वहाँ पे। जब ये कोई रेडिएशन या फिर किसी भी टाइप का कैंसर कॉजिंग एजेंट जो है इसके कांटेक्ट में आता है तो ये प्रोटोऑन्कोजीन से ऑन्कोजीन में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है, रेडिएशन के थ्रू हो सकता है, या फिर कोई केमिकल कंपाउंड की वजह से कैंसर हो सकता है। हम अपने पिछले वीडियो में भी ये चीज़ बता चुके हैं ना। तो इसकी वजह से इनके चेंजेस आ जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोटोऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेल है,
सेल के अंदर ये हमारे डीएनए जिसमें ये नॉर्मल हेल्दी जीन है जो कि किसी टाइप के मान लो सन रेडिएशन के थ्रू इनमें चेंजेस आ रहे हैं, जिसमें ये भी नॉर्मल है, नॉर्मल सेल है, रेडिएशन के थ्रू इनमें कैंसर कॉजिंग एजेंट आ गए इनके कांटेक्ट में। अब क्या हुआ कि इनके जीन में चेंजेस आ गए, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, है ना। ये जो डैमेज आ गया है ना, ये अब रिपेयर नहीं हो पा रहा है। डैमेज रिपेयर सिस्टम मैकेनिज्म के थ्रू भी ये डैमेज को रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये म्यूटेंट जीन हो गए हैं, इसमें म्यूटेशन आ गया है, ठीक है। अल्टरेट म्यूटेशन है वो अभी यहाँ पे प्रोटो ऑन्कोजीन था, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ऑन्कोजीन्स में, ऑन्कोजीन्स। तो अब ये जो डिफेक्टिव ऑन्कोजीन्स हैं ये क्या करेंगे, ये इरेगुलर सेल डिवीजन को प्रमोट करेंगे। यही करते हैं ना, जितने भी म्यूटेंट जीन होते हैं या मैलिग्नेंट सेल होते हैं वो क्या करते हैं, सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। तो अब ये जो ऑन्कोजीन है, जो अच्छा जीन था, जो कि इतनी सारी प्रॉपर्टीज को लिए था, वो कन्वर्ट होके वो अब डिफेक्टिव जीन बन गया है। और ये डिफेक्टिव जीन सिर्फ सेल डिवीजन को, इरेगुलर सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है। आ रही है बात समझ में कि ऑन्कोजीन और प्रोटो ऑन्कोजीन क्या है और किस तरह वर्क करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रोटो ऑन्कोजीन के नाम और उसके काम को यहाँ पे मैंने बताया है, ठीक है। तो पहला जैसे है जून, जिसमें सिंथेसिस ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, ठीक है। सेकेंड है MYC, जिसमें सेम चीज होती है, सिंथेसिस ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर। उसके बाद है सिस, जिसमें सिंथेसिस ऑफ प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। उसके बाद अनदर जीन है FOS, फोस, सिंथेसिस ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, ठीक है। उसके बाद है SRC, जिसमें सिंथेसिस ऑफ ट्रायोसिन काइनेज, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स के। प्रोटो ऑन्कोजीन है वो ऑन्कोजीन में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्चुअली में जीन में चेंजेस किन किन टाइप से हो सकते हैं। बहुत सारे टाइप्स है, जिसमें मेन हम 2 टाइप्स को फोकस करेंगे, पॉइंट म्यूटेशन और क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। इन प्रोसेस के द्वारा जो जीन्स है इसके सीक्वेंस में चेंजेस आते हैं। आ रही है बात समझ में। जो नॉर्मल जीन है वो म्यूटेंट जीन में कितने टाइप से कन्वर्ट हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज के आधार पर इसको कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें से 2 टाइप्स हम पढ़ रहे हैं, पॉइंट म्यूटेशन और क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, जो हमें ये बताएगा कि नॉर्मल जीन से म्यूटेंट जीन किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है और उनके जेनेटिक जो चेंजेस हैं वो किस तरीके से इनमें हो रहा है। तो सबसे पहले पॉइंट म्यूटेशन, जिसमें नाम से समझ में आ रहा है कि छोटा पार्ट में म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है। तो छोटे पार्ट में मान लीजिए कि ये हमारा डीएनए का सीक्वेंस है, ठीक है। इनमें क्या होगा कि न्यूक्लियोटाइड के जो सीक्वेंस हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी डीएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का वीडियो अवेलेबल है, तो आप देखें, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंजेस आ जाना वो कहलाएगा पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, तो पहली चीज या तो वहां पे जो बेस है उनमें डिलीशन हो, मतलब कि उसमें से किसी एक बेस को उस स्थान से हटा दिया जाए। डिलीशन हो सकता है, मतलब या तो यहाँ से एक बेस को रिमूव कर देना, ठीक है। तो ये स्पेस खाली हो गई तो यहाँ पे डैमेज कॉज हो गया, या फिर एक्स्ट्रा बेस को यहाँ पे इंसर्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी जगह नहीं है लेकिन जबरदस्ती हम एक और बेस को यहाँ पे इंसर्ट कर दें तो वो एक्स्ट्रा बेस यहाँ पे इंसर्ट हुआ जिसकी जरूरत नहीं है, तो वो भी म्यूटेशन कॉज करेगा। तीसरा, जो जिसकी जरूरत है उसकी जगह किसी दूसरे को वहां पे बिठा देना, सब्स्टिट्यूट ऐड कर देना, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ये वाले बेस को जाना था लेकिन इसी के जैसा दूसरा बेस को यहाँ पे ऐड कर दिया गया, मतलब सब्स्टिट्यूट दे दिया गया, तो वो भी गलत चीज है। तो इस तरीके से पॉइंट म्यूटेशन देखने मिलता है कि
जहाँ पे ज़्यादा लंबे सीक्वेंस में चेंजेस ना आने, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में कुछ गड़बड़ी कर देना, और ये गड़बड़ी 3 टाइप से हो सकती है, जिसकी वजह से डीएनए के सीक्वेंस में चेंजेस आ सकते हैं, जिससे म्यूटेशन कॉज होता है, जिससे कि वो मैलिग्नेंट सेल या फिर कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। और सेकेंड जो है वो है क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, क्रोमोसोम तो है ही, ट्रांस एंड लोकेशन, ट्रांस एंड लोकेशन मतलब क्रोमोसोम का जो लोकेशन है वो ट्रांसफर होके दिखना। ये जो वर्ड है ना, इसकी पूरी प्रोसेस को डिस्क्राइब कर रहा है। आप अगर इस टर्म्स को अगर आप समझ जाएंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन में होता क्या है। अभी मैं जब डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगी ना, तो जो इसका सेंटेंस का मतलब आपको समझ में आएगा। ये हमारा क्रोमोसोम है, यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है वो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में हो रहा है। आ रही है बात समझ में, जो कि सेम नहीं है। तो एक ये है और दूसरा मैं ये बना देती हूं, साइज में भी डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं, जिसमें से इतने पार्ट का जो है वो एक्सचेंज होना है, एक दूसरे से इतने पार्ट का जो है वो एक्सचेंज होना है। तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान 2 क्रोमोसोम्स का जेनेटिक एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन ये नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सचेंज हुआ, ये अपर पोर्शन, नीचे पोर्शन में तो एक्सचेंज हुआ है, से इतना पार्ट इसके साथ ऐड हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये ग्रीन वन है इसका पार्ट ज़्यादा है और इसकी लंबाई भी ज़्यादा है। जो रेड वन क्रोमोसोम है इसका सेगमेंट भी हम छोटा ले रहे हैं और ये क्रोमोसोम भी साइज में छोटा है। लेकिन जब ये एक्सचेंज हो रहा है तो यहाँ पे साइज में भी डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, साइज में डिफरेंस हो गया, मतलब कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी होगी, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पे म्यूटेशन कॉज हुआ, सीक्वेंस में प्रॉब्लम हुई, साइज में पूरा चेंज ही हो गया है ना। ये ग्रीन वन को बड़ा होना था, मान लीजिए ये ए क्रोमोसोम है और ये बी है। ठीक है, तो जो ए वाला है इसका साइज बड़ा होना था, लेकिन ये छोटा हो गया, और बी वाले जिसका छोटा होना था वो बड़ा हो गया। तो ये एक्सचेंज में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि इसकी वजह से गड़बड़ी हो गई है क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में। तो ये कॉज करता है क्या, म्यूटेशन, और म्यूटेशन से होगा कैंसर। आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से पॉइंट म्यूटेशन और क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन के थ्रू जो है इनमें गड़बड़ी होने पे कैंसर कॉज हो सकता है। तो ये था सिंप्लीफिकेशन हमारे ऑन्कोजीन्स पे। आई होप आपको हमारे ये एक्सप्लेनेशन सिंपल लगा होगा, इजीली समझ में आया होगा। वीडियो से अगर कुछ हेल्प मिली हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी हिट करिएगा, ताकि जब भी हम नए वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम ट्यूमर सप्रेसर जीन को सिंप्लीफाई करेंगे।